रूबियो सिर्फ फॉरेन मिनिस्टर नहीं है, ऐसा है जैसे जयशंकर और अजीत डोभाल को मिला दिया जाए एक आदमी में, और उससे भी ज़्यादा एक। क्या अमेरिका के इतिहास में किसिंजर से ज़्यादा ताकतवर विदेश मंत्री हैं रूबियो? एक तो उन्होंने कहा इंडिया हमसे $500 बिलियन सामान लेगा। मेरी तो ये समझ में अकल में नहीं आ रहा कि कहाँ से 500 बिलियन 5 साल में, यानी 100 बिलियन पर ईयर इंडिया सामान उठाएगा वहाँ से। क्या आपको भी लग रहा था कि क्वाड समाप्त हो चुका है? देखिए मैं सच बोलूँ तो मुझे क्वाड कभी कोई सीरियस अलाइनमेंट लगा नहीं। एक तरह से समझे कि वो बैंडेड लगाने आए थे जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो घाव लग चुका था उसके ऊपर, और इतना बड़ा घाव है कि वो बैंडेड से शायद ठीक ना हो। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ठाकुर के ठिकाने पे जाता है कोई मजदूर। ताइवान को कॉन्कर करने का मतलब ये है कि जो उसकी सबसे कीमती चीज़ है वो तो राख हो जाएगी, यानी कि चिप की फैक्ट्रियाँ, चिप डिज़ाइन फैक्ट्रियाँ। ताइवान ने अपनी सारी फैक्ट्रियों में एक्सप्लोजिव लगाए हुए हैं कि जैसी इन्वेजन होगा वो खुद ही उड़ा देगा अपनी फैक्ट्री। तो मान लिया जाए कि डोनाल्ड ट्रंप एकदम ईमानदार और बिना लाग लपेट वाले नेता हैं। उन्होंने बता दिया दुनिया को कि पाकिस्तान में किसकी चलती है। इंडिया को भी जब बात करता है तो सिविलियन से सिर्फ बात करके फ़ायदा नहीं है, कोई ना कोई या तो फिर आर्मी चीफ टू आर्मी चीफ बात हो। नहीं, किसके आर्मी चीफ से रखना चाहिए? यूएस पाकिस्तान के। पुतिन भी कम नहीं थे। वो उन्होंने जिनपिंग के सामने पियानो बजाया, जिनपिंग ने चीनी में गाना गाया, और जब ग्लास टोस्ट हो रहा था तो पुतिन का गिलास थोड़ा सा नीचे था। वो तस्वीर याद आती है कि जिसमें जहांगीर ने बनवाई थी, जिसमें शाह तमस्प उनसे गले मिलते हैं, तो शाह तमस्प नीचे होके एक छोटे भाई की तरह जहांगीर को गले चिपटाते हैं तो वो याद आ रहा है। एक ही गुनाह है इस दुनिया में, कमज़ोर होना। मई का महीना वर्ल्ड अफेयर्स की दुनिया में काफ़ी गर्मी भरा रहा है और हर हफ्ते कुछ ना कुछ घटता ही गया है। 13 से 15 मई डोनाल्ड ट्रंप चीन के दौरे पर थे। 19 से 20 मई व्लादिमीर पुतिन चीन के दौरे पर थे। 23 से 26 मई मार्को रूबियो हिंदुस्तान के दौरे पर थे, और क्वाड में जो विदेश मंत्रियों की बैठक हुई उसमें शामिल होकर अभी अभी ताज़ा खबर आई है कि वो अपने देश रवाना हो चुके हैं जब हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो मई के महीने में जो कुछ हो रहा है वो कितना इम्पोर्टेंट है? क्या ये सिर्फ डैमेज कंट्रोल की कोशिशें हैं जो कभी पुतिन करते हैं चीन का दौरा करके, या मार्को रूबियो करते हैं नई दिल्ली का दौरा करके, या फिर वाकई इंडो पैसिफिक का भविष्य इन दौरों में कहीं छिपा है? ये बहुत सारे सवाल इकट्ठे हो गए थे, तो हमने एक बार फिर से प्रोफेसर मोहसिन रजा को दावत दी पढ़ाकू नितिन वर्ल्ड अफेयर्स में आने की। और आप जानते हैं कि वो ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और साथ ही एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं जिसका नाम है प्रॉफ के हिंदी। तो आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है सर। शुक्रिया बहुत बहुत नितिन। और जब ट्रंप अभी हाल में चीन गए थे तो मुझे याद है कि हिंदुस्तान में कुछ एंजाइटीज़ हो गई थी। कुछ लोगों ने कहना शुरू किया था कि अब तो शायद अमेरिका क्वाड को उतनी तवज्जो नहीं देगा क्योंकि 2025 में लीडर्स लेवल पे मीटिंग भी नहीं हुई थी और शायद क्वाड डूब चुका है। हुआ ये भी था कि जब जो पॉलिसी आती है अमेरिका की उसमें क्वाड का कहीं जिक्र भी नहीं था। तो इस तरह के जो कयास लग रहे थे, जो एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि क्वाड में अब कुछ बचा नहीं है, क्वाड खत्म हो चुका है, जब ट्रंप और जिनपिंग दोस्ती ही कर लेंगे तो क्वाड का होना ही कहाँ है कुछ। लेकिन अब मीटिंग हो गई है फॉरेन मिनिस्टर्स की। तो पहला सवाल यही, सिर्फ फॉरेन मिनिस्टर्स के नहीं, हमारे प्राइम मिनिस्टर से भी मिले वो काफ़ी 2 घंटे तक हैं। हाँ, लेकिन मीटिंग क्वाड की पहले इस पर बात कर रहा हूँ। तो अब इसे कैसे देखते हैं? क्या आपको भी लग रहा था कि क्वाड समाप्त हो चुका है? देखिए मैं सच बोलूँ तो मुझे क्वाड कभी कोई सीरियस अलाइनमेंट लगा नहीं पहले से ही, और ना उसको एक सीरियस तौर पे जब शुरू किया था कांग्रेस मनमोहन सिंह के ज़माने में, और उस वक़्त बुश थे तो भी, जब सुनामी आई थी 2004 में। हाँ, तो भी ये बहुत ही सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ और सुनामी का रिलीफ उस तरह के लिए किया गया था, क्योंकि इंडिया जानता था कि गेम क्या है।
गेम तो यही था कि अमेरिका चाहता था कि इंडिया थोड़ा सा भार उठाए चीन को बैलेंस करने का। तो इंडिया की पुरानी नीति रही है नॉन अलाइनमेंट की, वो किसी और का भार उठाता नहीं है। हाँ, जो उसकी दिक्कतें होती हैं वो देखता है। अब उसका मतलब ये भी है कि हमारी ज़रूरत के वक्त पे भी कोई नहीं आएगा। ये उसकी फ्लिप साइड थी उस पॉलिसी की। पर हमें लगता था कि हम बड़े मुल्क हैं, हमें ज़रूरत नहीं है किसी और की, हमारे कंधे चौड़े हैं। तो मुझे कभी इसमें क्वाड में नहीं लगा कोई दम है। पर 2015-16 के आसपास जब ये सरकार आई और अमेरिका में ओबामा के जाने का वक्त था, तो इसमें थोड़ी स्पीड पकड़ी, और ख़ास तौर से ट्रम्प के भी पहले दौर में। अब उसकी वजह ये थी कि ट्रम्प के जो सलाहकार थे उस वक्त, ट्रम्प की पहली टर्म में, वो सब प्रोफेशनल्स थे। वो पुराने फॉरेन पॉलिसी एस्टेब्लिशमेंट अमेरिका के दिग्गज थे। वो समझते थे कि क्या ख़तरा हो सकता है एक राइजिंग चाइना से, उसको काउंटर बैलेंस करना चाहते थे। उनको फॉरेन पॉलिसी का उनकी सटीक नज़र थी। पर ट्रम्प को कोई ख़ास ना मालूमात थी नहीं, ना इंटरेस्ट था। पर वो क्योंकि फॉरेन पॉलिसी ज़्यादा कंट्रोल करते थे और ट्रम्प को भी कंट्रोल में रखते थे। पर अब दूसरी बार जब ट्रम्प आए तो जैसे कहते हैं खुले सांड की तरह हैं, उन्होंने अपने ही चमचों को अपना एडवाइज़र बना लिया है, या कुछ जो उनकी तरह की बातें करते हैं। तो उनको इस तरह की अब सलाह नहीं मिल रही कि चाइना को काउंटर बैलेंस करना। हैं अब भी चाइना हॉक्स हैं, मिसाल के तौर पे मार्को रूबियो ही चाइना हॉक हैं, और भी हैं एक एलबी क्या नाम है उनका, जो कोलब्रिज एलबी जो है वो, तो ऐसे हैं और चाइना हॉक्स। बट ट्रम्प का जो सारा फोकस है वो इकोनॉमिक है। ट्रम्प जो है वो स्ट्रेटेजिक मामलों की नज़र रखते नहीं, उस दृष्टि से देखते नहीं। उनको इससे मतलब नहीं है कि, बल्कि उनके लिए तो एक तरह से अगर कोई स्ट्रॉन्ग मैन अपना हिस्सा चाहता है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस तो कोई बात नहीं है, जैसे पुतिन और जी, और हम भी रखेंगे अपना। पर उनका एक महदूद नज़र है कि हमारा सेंट्रल और साउथ अमेरिका होगा। तो एक तो उनको वो प्रॉब्लम इतनी नहीं है। दूसरी बात, वो इतने मुठभेड़ों में घुसते नहीं। वो कहते हैं यार हम तो सबसे सुरक्षित हैं, हमारे बीच में और बाकी दुनिया के बीच में 2 मैसिव ओशंस हैं। तो हमें किस बात का डर है, हमें पैसे से, धंधे से, डील से मतलब है। तो वो सारा फोकस उनका आप देख सकते हैं कि ट्रेड के भी मामले में जब वो आए, टैरिफ लगाया उन्होंने, और उसके बाद से भी ज़्यादातर उनका फोकस ये है कि कहीं किसी तरह से अच्छा डील निकाल लो मिडल ईस्ट में, और रशिया यूक्रेन में भी, और चीन में भी। तो उनके लिए तो क्वाड और भी कम महत्वपूर्ण है, और भी कम अहमियत है उसकी। तो मुझे नहीं लगता है कि क्वाड में कुछ ख़ास दम है। और इंडिया भी, मुझे लगता है कुछ हद तक इंडिया भी पोज कर रहा था, यानी उसको अमेरिका से कुछ चीज़ें चाहिए इंडिया को, जैसे टेक्नोलॉजी चाहिए, ट्रेड चाहिए, क्योंकि हमारा ट्रेड सरप्लस है उनके साथ। हमारे सबसे बड़े, आई मीन दे आर द मेन सोर्स, हमारे जो आईटी एक्सपोर्ट्स हैं उनका मेन सोर्स है वो, हम उनको सबसे ज़्यादा बेचते हैं। तो हम भी गेम खेल रहे थे, और हमें पता है कि यार ये लोग जो है ना, बाकी मुल्क जो क्वाड में हैं, इनकी किसी की लैंड बाउंड्री नहीं है चाइना के साथ, ये दूर है इनके बीच में, और काफ़ी समुंदर है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो और ऑस्ट्रेलिया। हम जो हैं वो ये है कि हमारी तो दीवार जो जैसे 2 पड़ोसी होते हैं जिनकी दीवार बीच में होती है ना, वहाँ तो किसी भी बात पे मुठभेड़ शुरू हो सकती है। किसी भी छोटी सी बात पे, आपने वहाँ थूक दिया, आपने ये कर दिया, आपने यहाँ पार्किंग सही नहीं की। तो हमारा ख़तरा ज़्यादा है, और चाइना का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, मतलब इस वक्त 5 गुना है हमारी इकोनॉमी का। तो हमें पता था कि, तो हम भी, ऐसा नहीं कि हम भी कोई क्वाड पे अपनी उम्मीदें लगाए बैठे थे। तो भाई सीरियस कौन है? क्या जापान और ऑस्ट्रेलिया सीरियस हैं? ये दोनों सीरियस हैं, बेशक ये दोनों बहुत सीरियस हैं और चाहते हैं। पर इन दोनों को एक फ़ायदा तो है ही कि अमेरिका के साथ इनके अच्छे रिश्ते थे ही। तो जब तक वो मामला था ट्रम्प से पहले, तो उनको लगता था कि यार जब ज़रूरत होगी तो अमेरिका के ट्रूप्स भी हैं यहाँ पे, शिप्स भी हैं, नेवी के फ्लीट भी है, तो ठीक है, हम अमेरिका के साथ मिलके काउंटर बैलेंस कर लेंगे चीन को। बट जैसे इनको लगने लगा हल्के हल्के कि, और ये पहली बार इनको महसूस हुआ ट्रम्प की पहली टर्म में दोनों को, कि मामला थोड़ा डामाडोल है। 16 से 20 क्यों? तब क्या ट्रम्प क्वाड को बिल्कुल भी वजन नहीं दे रहे थे? 17 जनवरी से 21 जनवरी ट्रम्प पर्सनली दिख नहीं रहे थे। लग रहा था जैसे वो डील कट करना चाहते। आपको याद होगा पहले भी उन्होंने एक टैरिफ की जंग चलाई थी, वो
छोटी थी चीन के साथ और वो डील कट करना चाह रहे थे ये, तो तभी से शक होने लगा था इनको। फिर कुछ ये रीअश्योर हो गया जब बाइडेन आ गए, क्योंकि बाइडेन पुरानी फॉरेन पॉलिसी के आदमी थे। तो 21, 22, 23, 24 तक निश्चिंत थे क्योंकि बाइडेन ने उसको ठीक ठाक वजन दिया था। बेशक अब उनको फिर से फिक्र हो गई है और वो देख ही रहे हैं कि यार कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। एक तो उसकी तवज्जो हर वक्त मिडल ईस्ट में है, जो भी उसकी वजह है, कोई कहता है इसराइल है, जो कहता है तेल है, जो भी है, या कुछ लोग कहते हैं कि वो अरबों का जो पैसा था अब वो भी खटाई में पड़ गया, क्योंकि उनका तो पैसा, उनकी तो इनकम ही कट गई। दूसरा यूक्रेन रशिया में, तो वो देखते थे कि यार ये इंटरेस्ट है नहीं बंदे का इधर इस तरफ, और वैसे भी बंदा ट्रांजैक्शनल है, मिलिट्री इश्यूज़ पे वैसे ही उसकी फोकस नहीं है, तो वो इंडिया को चिपटाते थे। आपने देखा कि जापान ने काफ़ी हमें डेवलपमेंट एड दिया पिछले 20-25 सालों में, वाजपेयी मनमोहन सिंह के ज़माने से ही। इसी तरह से जापान ने इंडोनेशिया को भी दिया। हम इससे वाकिफ़ नहीं हैं, पर इंडोनेशिया को भी बहुत देता था, वियतनाम की मदद करता था। यानी एक तरह से चीन के आसपास के सारे मुल्कों से अच्छा बना के रखता था जापान, क्योंकि वो चाहता था कि कुछ काउंटर बैलेंसिंग हो। और ऑस्ट्रेलिया ने भी कोशिश की, पर ऑस्ट्रेलिया को 2 फ़ायदे हैं। एक तो वो सिर्फ क्वाड में नहीं है, ऑकस में भी है, ऑकस में भी है, यानी एक ख़ास जो एंग्लो सैक्सन कंट्रीज़ का ग्रुप है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी है शायद, मेरे ख्याल से शायद। हाँ। तो और प्लस उनका डिस्टेंस काफ़ी है, लेकिन वो भी कोई बहुत ऐसा एक्टिव नहीं दिख रहा है, उसमें भी खटास आ गई थी सबमरीन के मामले में भी। पर वो मामला फिर ठीक हो गया, ट्रंप ने कहा कि हम देंगे सबमरीन। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उनके पास और भी सिक्योरिटी के जरिए थे, डिस्टेंस भी था, तो वो भी उन्होंने इंडिया को चिपटाने की कोशिश करी, पर उन्होंने रियलाइज़ किया यार ये मामला आगे बढ़ने नहीं वाला, क्योंकि इंडिया भी इंडिपेंडेंट है काफ़ी अपनी फॉरेन पॉलिसी में। दूसरा, इंडिया अपना मार्केट इतनी आसानी से खोलने नहीं वाला। हमारा मार्केट प्रोटेक्शनिस्ट है, सच बोलूँ तो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो अमेरिका के प्रति हो, यूरोप के प्रति हो, और ऑस्ट्रेलिया के प्रति भी। तो ऑस्ट्रेलिया को अंदाज़ा हो गया कि ये भी दाल गलने नहीं वाली, तो वो भी अब मेंटेन करना चाहते हैं अच्छे रिलेशंस, पर कोई ऐसे, तो हल्के हल्के उन दोनों को भी अंदाज़ा हो जाएगा, हो गया होगा बल्कि ऑलरेडी, कि तो मेरे ख्याल से मतलब वो लोग सीरियस हैं और हम जो है हम पोज कर रहे हैं, हम पोज कर और रहे हैं, अमेरिका सीरियस नहीं है। अमेरिका सीरियस, ठीक है। अब मीटिंग खत्म हो गई है, मार्को रूबियो रवाना हो गए हैं। क्या आपने पढ़ा कि क्वाड के बाद जो बयान आए, कुछ समझ में आया उससे? हालांकि मैंने जो देखा पढ़ा, मुझे लगता है काफ़ी सरकारी भाषा है। हाँ, वो तो मैंने आपको बता दिया कि मामला क्या है। अब वो आप बोलते हैं किसी मेहमान को, आप बुलाते हैं, मेहमान खुसूसी को बुलाते हैं, तो आप 2-4 कसीदे तो पढ़ ही देते हैं तारीफ में, चाहे वो। पर मार्को रूबियो ने कुछ इंपॉर्टेंट बात तो कही होंगी। मार्को रूबियो ने 2 इम्पोर्टेंट बातें कही हैं हमारे मुतालिक। एक तो उन्होंने कहा इंडिया हमसे $500 बिलियन सामान लेगा। मेरी तो ये समझ में, अकल में नहीं आ रहा कि कहाँ से 500 बिलियन 5 साल में, यानी 100 बिलियन पर ईयर इंडिया सामान उठाएगा वहाँ से। रुपी वैसे ही गिर रहा है, आप देख रहे हैं रोज़ के हिसाब से, तो इंडिया कहाँ से उठाएगा 100 बिलियन का सामान उनसे। अब वो मार्को रूबियो समझते हैं अपने बॉस को, तो अपने बॉस के नज़र से जो अच्छी चीज़ होगी वो बोलते हैं, ताकि वहाँ पे वॉशिंगटन में ट्रंप खुश हों और ट्रंप भी अपने सपोर्टर्स को दिखा पाएं कि देखो मैंने तो डील कर लिया। लेकिन ठोस कुछ नहीं है उसमें। 3 चीज़ें मेंशन है, वो तो हम वैसे भी ख़रीदते हैं, यानी कि तेल, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी में तो हम बहुत इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि हमारे यहाँ R&D होता ही नहीं है, हम बाहर से ही लेते हैं सारी टेक्नोलॉजी। जहाँ तक रही एग्रीकल्चर का, तो कुछ हमें लेना पड़ेगा उनसे, वो बस एक होगा। तेल तो हम वैसे भी लेते हैं, तो चलो रूस और अरबों की जगह अमेरिका से थोड़ा और तेल ले, वो थोड़ा और महंगा पड़ता है क्योंकि वो बहुत दूर से आता है, उसके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लगती है उसमें, बट ठीक है चलो, तो जब आप इतना बेच रहे हैं उनको माल, तो कुछ तो लेना पड़ेगा उनको। पर कहाँ से हम 500 बिलियन लेंगे, समझ में नहीं आया। एक दूसरी चीज़ वो कह के गए, जो एक अजीब चीज़ थी, कि आप किसी मुल्क में आएँ और कहें कि भाई अब हम बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएंगे वीज़े के मामले में। ये सुना था आपने? अब ये कहा जा रहा है कि आप अमेरिका में रह के ग्रीन कार्ड अप्लाई नहीं करते रह सकते, कि बैठे रहो ग्रीन कार्ड अप्लाई करते रहो। अब नया नियम ये कह रहा है कि आप अमेरिका से पहले बाहर जाओ, फिर करो अप्लाई। वो तो उन्होंने सख्त कर दिया है। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो एक कतार लंबी रहती है एशियंस की है, और एशियन ही, हिंदुस्तानी है सबसे ज़्यादा, तो हम ही। तो वो तो हमारा नुकसान है ही। पर अब एक तरह से देखा जाए कि यार जो अमेरिका जा चुका है हिंदुस्तानी, और जो अमेरिका की सिटीजनशिप चाह रहा है, तो उसके बारे में हमें क्या इतनी परवाह करनी चाहिए? पहली बात तो हम पहले अपना घर तो देखें, संभालें। तो वीज़ा में तो करनी पड़ेगी। तो हाँ, वीज़ा का जो वो बोल के गया कि हम अब सख्त कर देंगे वीज़ा का प्रोसेस, ये वो, और वो सिर्फ सच बोले तो वो सिर्फ हिंदुस्तान के प्रति नहीं हो रहा,
वो ट्रम्प ने जो बोला सबके है, प्रति हो रहा है। हाँ, वो पूरी दुनिया के प्रति हो रहा है। लेकिन वो तो कह फर्क रहा है, हमें पड़ रहा है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा जाते हैं, बहुत ज़्यादा नौकरियां वहाँ पे सीख करते हैं, वहाँ से बहुत सारा पैसा हिंदुस्तान आता है। हाँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी आईटी कंपनियों के लिए, क्योंकि हमारे आईटी प्रोफेशनल जाते रहते हैं काम के लिए, तो धंधा बंद हो जाएगा हमारा। ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी है। अब रिमोटली करें, वो तो वैसे भी एक उसकी बहुत बड़ी एक वो अलग से हम बात करेंगे, सैलाब आने वाला है एआई का, वो अलग से बात करेंगे जिससे हमें सबसे बड़ा झटका लगेगा, पर वो एक अलग डिस्कशन है। तो रूबियो ने कुछ अच्छी बातें भी की कि हम एक तरह से समझे कि वो बैंडेड लगाने आए थे जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो घाव लग चुका था उसके ऊपर, और इतना बड़ा घाव है कि वो बैंडेड से शायद ठीक ना हो। नहीं, वो तो फिर टैरिफ से भी लगा, फिर टैरिफ से भी लगा। डोनाल्ड ट्रंप के लगातार जो बयान आए जिनमें भारत को डेड इकोनॉमी कहा गया, उससे भी लगा, और फिर उनके चीन दौरे से भी जो एंजाइटीज़ बढ़ी उससे भी लगा। अमेरिकन अखबारों के हेडलाइंस है, वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा कि रूबियोज विजिट हाईलाइट्स एफर्ट्स टू स्टेबलाइज रिलेशंस। रॉयटर्स कह रहा था कि रूबियोज ट्रिप टू इंडिया सिग्नल्स द यूएस नीड टू रिपेयर टाइज। इसके अलावा फॉरेन पॉलिसी में लिखा रूबियो एम्स टू रीसेट यूएस इंडिया टाइज इन दिल्ली। कुल मिलाकर जो माहौल है वो ये है कि सीएफआर के सीनियर फेलो हैं सदानंद धूमे, उनका भी ये कहना है कि भाई डैमेज कंट्रोल मोड में थे। तो जो आप अभी कह रहे थे, उनके बॉस ने जो कुछ बिगाड़ा, जो कुछ खराब किया, उसको सिर्फ कंट्रोल करने के लिए, डैमेज कंट्रोल करने के लिए वो आए थे। उसके अलावा इस दौरे का कोई भी बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। क्या ये ठीक है? मैं तो ये कहूँगा कि अगर डैमेज कंट्रोल करना भी था तो थोड़ा और मतलब कुछ बेहतर डील लेके आते। ये समझ में भी नहीं आया, डैमेज कंट्रोल भी थोड़ा अक्खड़ में किया जा रहा है ना। जब आप कह रहे हैं कि नहीं, आपको हमसे $500 बिलियन खरीदना होगा, मतलब एक तरह से आप अपनी हुक्म चला रहे हैं, तो ऐसा लग नहीं रहा कि आप ताजमहल देख के चले गए वो। ताजमहल तो देखा उन्होंने, और वहाँ भी हुई है क्योंकि कैथलिक हैं, तो मदर टेरेसा की उस पर वो तो मैं बात करूंगा ही। उनकी पत्नी के डिजाइनर ड्रेसेस की भी काफी चर्चा हुई। ये कुछ अच्छी बातें निकल कर आई इस दौरे से। देखिए, मेरी राय में ये जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है ना, ये है कट टू कट बिजनेस, और वही मार्को रूबियो का भी अंदाज है। ट्रम्प को अगर बहुत ज़रूरत होती है तो थोड़ा खुशामदी अंदाज अपना लेते हैं, जैसे उन्होंने जी के साथ किया, या पहले ही करते थे अपनी फर्स्ट टर्म में, कभी एक दो बार हिंदुस्तान के साथ भी किया, उनको कुछ चाहिए था। अब जब वो आए हैं, अब उनको पता है टाइम कम है उनके पास, ट्रम्प के पास, ये आखिरी टर्म है, उम्र भी हो रही है, लेगेसी भी छोड़नी है, तो वो उनके पास टाइम नहीं है सब इस नाइसिटीज़ के जो कहते हैं, वो सीधा कट टू कट बात करेंगे। और रूबियो का भी कुछ अंदाज ऐसे ही है। तो और आप ये ना भूलिए कि रूबियो सिर्फ फॉरेन मिनिस्टर नहीं है अमेरिका के, उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी हैं, एनएसए, जो दो सबसे महत्वपूर्ण पोजीशंस होती हैं कैबिनेट में, वो एक ही आदमी में है। ऐसा है जैसे जयशंकर और अजीत डोवाल को मिला दिया जाए एक आदमी में, और उससे भी ज़्यादा एक। क्या अमेरिका के इतिहास में किसिंजर से ज़्यादा ताकतवर विदेश मंत्री हैं रूबियो? प्रभाव में नहीं पूछ रहा, पद से पूछ रहा हूँ। उनसे ज़्यादा ताकतवर तो मुश्किल है, पर हैं, मतलब नंबर 2 पे तो यही होंगे मेरे ख्याल से। इस वक्त जब से मैंने देखा है अमेरिका को, नंबर 2 पे होंगे। जेडी वांस से ज़्यादा ताकतवर है? जेडी वांस से ज़्यादा ताकतवर है फॉर श्योर। और चाहे आप पिछले किसी भी ले लें फॉरेन सेक्रेटरी को, उससे ज़्यादा ताकतवर है। और क्योंकि ख़ुद आर्मी में सर्व किया था इराक़ में, तो फ़ौज भी समझते हैं, देखा है उन्होंने, जंग देखी है, वो एक बहुत अलग चीज़ है। क्योंकि आर्मी में भी कहते हैं 2 तरह के अफसर होते हैं, कहा जाता है, एक जिसने कॉम्बैट देखा है और एक जिसने कॉम्बैट नहीं देखा है। बहुत कम कॉम्बैट देखते हैं, जो कॉम्बैट देखा होता है उसकी एक अलग वैल्यू होती है, तो वो समझते हैं कि जंग मुठभेड़ क्या चीज़ है और क्या। तो वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं या उनके लिए आम हो जाता है कि ये तो होती रहती हैं? अभी अंदर की बातें समझ में नहीं आ रही कि वो करते क्या हैं, क्योंकि वो कैबिनेट की जो इंटरनल डिबेट है वो बाहर निकल के नहीं आती। कुछ चीज़ों में तो वो दिखते हैं आक्रामक, और किस चीज़ों में वो, मिसाल के तौर पे क्यूबा के मामले में, क्योंकि ख़ुद क्यूबा से हैं, फैमिली से हैं, मतलब उनके माँ बाप वहाँ से तो थे, ख़ास प्यार है उनका क्यूबा को लेके। और कुछ ईरान की तरफ भी हॉकिश थे। वो मुझे लगता है इसलिए क्योंकि एपेक से काफ़ी पैसा लेते हैं। वो अकेले नहीं हैं, जूइश लॉबी से बहुत और पॉलिटिशियंस लेते हैं, तो वो भी लेते हैं उसमें से, तो फिर तो सुनना पड़ेगा बात। आमतौर पर हमने देखा कि जब डिप्लोमेट्स आते हैं, राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, विदेश मंत्री आते हैं,
तो नई दिल्ली में लैंड करते हैं, पालम करते हैं, है ना, आते यहाँ हैं। बीच में गुजरात भी जाने लगे थे, लेकिन ये साहब कोलकाता उतरे और गए मिशनरीज ऑफ चैरिटी हेडक्वार्टर्स, जो मदर टेरेसा का एक उनकी संस्था है, उनका ऑर्गेनाइजेशन है। कहा जा रहा है कि वो भारत सरकार के साथ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA उसको लेकर बात करना चाहते थे। FCRA इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया हाल के दिनों में क्योंकि यही वो एक्ट है जिसमें कोई NGO विदेश से पैसा ले सकता है। बेशक। और भारत सरकार ने FCRA के मामले में थोड़ी सख्ती बरती है, टाइट कर दिया। ये संस्था भी उनके रडार पर थी, किसी तरह से इनको एक्सटेंशन मिला है। मेरा ख्याल है इस साल के अंत में वो खत्म होने जा रहा है। इस संस्था पर बहुत ज़्यादा आरोप इस बात के लगते हैं कि ये धर्मांतरण बहुत ज़्यादा कराते हैं, इन पर आरोप लगते रहे हैं। तो अब ये माना और कहा जा रहा है कि खुद रूबियो कैथोलिक हैं, तो वो कलकत्ता गए हैं, मिले हैं, तो हो सकता है FCRA के मामले में भारत सरकार से कहें कि थोड़ी उदारता बरतिए इस संस्था पर। तो आपको लगता है कि इतना महत्वपूर्ण हो गया उनके लिए कि FCRA के लिए भारत सरकार पे दबाव बनाएंगे कि इस संस्था को छोड़ दें? नहीं, मेरे ख्याल से इतना कोई उनके लिए फिर महत्वपूर्ण ट्रेंडिंग क्यों है ये खबर? देखिए, FCRA जो था ना, ये कभी इतना बड़ा इशू होता नहीं था, पर इस सरकार के आने के बाद से उस पर बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है। और अच्छी खासी संस्थाएं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं गरीबों के साथ, और चलें आप कह लें जो भी मदर टेरेसा को, पर मदर टेरेसा ने भी बहुत ज़बरदस्त काम किया है कोड़ियों के साथ। बहुत मुश्किल है कोड़ियों के साथ उस तरह का काम करना 50 साल, 60 साल, 70 साल। तो उसके अलावा और भी हैं, ये तो एक छोटी सी संस्था है, वैसे बहुत सारे हैं जो डेवलपमेंट वर्क भी करते हैं, जो फ्रीडम, प्रेस फ्रीडम पे भी, हर चीज़ पे करते हैं। तो मेरे ख्याल से ह्यूमन राइट्स पे, जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच है, तो मेरे ख्याल से इतनी सख्ती की ज़रूरत नहीं है। आप देख लीजिए कि क्या एक्टिविटीज़ वो करते हैं, पर लोगों के कैंसिल कर देना FCRA। अब मिसाल के तौर पे CPR था, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, यहाँ दिल्ली में, बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन थी और कोई किसी तरफ लेफ्ट या राइट की तरफ नहीं थी। रिपोर्ट्स निकालती थी कि एजुकेशन पे क्या आउटकम रहा गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट का, क्या आउटकम रहा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का, एक तरह से एक ऑडिट करती थी। उसका बंद कर दिया FCRA, उसका FCRA बंद कर दिया, वो ऑर्गेनाइजेशन ही बंद हो गई। मतलब 5% रह गया उसका स्टाफ, 10% जो पहले था, काम ही बंद हो गया। तो मेरी राय में तो हम अपना नुकसान कर रहे हैं। और वैसे देखा जाए तो जो सबसे बड़ी नॉन गवर्नमेंटल संस्था है हिंदुस्तान में, उसको FCRA की कोई ज़रूरत नहीं है, वो जितना चाहे और लेती है बाहर से पैसा। लेकिन जब सवाल इस संस्था का है जिसमें रूबियो गए, तो इसे फोकस में ज़्यादा लिया जा रहा है। धर्मांतरण को लेकर ये कहा जा रहा है आप समाज सेवा कीजिए, धर्मांतरण मत कीजिए। दूसरी बात ये भी कही जा रही है कि अगर आपका पैसा बंद हो जाए तो आप अपने सारे एसेट बेचकर बाहर भाग जाएं, ये नहीं होना चाहिए। आप तो एक समाज सेवी संस्थान है, कीजिए, संस्था समाज सेवा करती रहे। तो मैं इसी बात को पूछ रहा हूँ क्योंकि कई रिपोर्ट्स आई हैं, ऐसा नहीं है, अमेरिका में भी अंदर से बहुत सारी रिपोर्ट्स बाहर आई हैं, यूट्यूब पे भी देखा है मैंने, गूगल पे भी है, उपलब्ध है, कि इनके जरिए जासूसी भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि सब दूध की धुली हैं। जासूसी? अच्छा। हाँ बिल्कुल, मैं लगा दूंगा, इसी एपिसोड में रिपोर्ट लगा दूंगा। अच्छा जी। मतलब जासूस अगर FCRA से पैसा लेंगे तो वो नहीं, आप ये कह रहे हैं कि NGOs नहीं करते ऐसा? वो अच्छे जासूस तो नहीं माने जाएंगे। जासूस तो खुफिया होते हैं, आपको पता नहीं चलना चाहिए। अगर वो आपके सामने पैसा ले कर रहे हैं तो मेरे आपके ख्याल से मोसाद या KGB, तो क्या पता जासूसों को पैसा देने का काम करते हो कुछ NGOs? नहीं, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास पहली बात तो अगर आपके पास नॉलेज है तो बिल्कुल बंद कीजिए आप फ़ौरन उनको, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। पर अगर आप अच्छे जासूस हैं तो आप FCRA से गवर्नमेंट चैनल के थ्रू पैसा ले रहे हैं तो मतलब आप फिर अच्छे जासूस तो नहीं हैं, आप अनाड़ी माने जाएंगे। आपको आपके ख्याल से कोई KGB या CIA या तो आप ये कह रहे हैं कि कोई भी सरकार हो, चाहे पाकिस्तान की, भारत की या श्रीलंका की, अगर वो इन NGOs को बंद करती है ये आरोप लगाकर कि आप राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं या FCRA रोकती है, तो क्यों कर रही है फिर? नहीं, बेशक अगर आपके पास एविडेंस है तो बेशक कीजिए। पर मेरे ख्याल से ज़्यादातर जो संस्थाएं वो कोई किसी की जासूसी नहीं कर रही। अच्छा। ना वो बहुत कोई बड़े स्केल पे धर्मांतरण कर रही हैं। वो नहीं तो दिखता ना नंबर, क्रिश्चियंस की परसेंटेज वही है आज इंडिया में। सेंसस ब्यूरो उठा लीजिए आप, 2011 का भी उठा लीजिए और 71, 81 किसी भी साल का उठा लीजिए, क्रिश्चियंस की परसेंटेज पॉपुलेशन में चेंज नहीं हुई। अगर इतना बड़ी तौर पे धर्मांतरण हो रहा होता तो आप ह्यूज राइज नहीं देखते, डबल हो जाते, ट्रिपल हो जाती उनकी परसेंटेज। ऐसा कुछ नहीं है।
अच्छा ये बताइए कि मार्को रूबियो का दौरा हुआ, वो अपनी पत्नी के साथ आए, 2-3-4 शहरों में भी गए। आपको लगता है कि इसको लेकर सरकार के अंदर कोई बहुत उत्सुकता, उत्साह दिखाई दिया या फिर ये एक ठंडा दौरा था? आपको ज़्यादा इसका अंदाज़ा होगा क्योंकि आप मीडिया से हैं। आप नहीं देखते चैनल्स, अखबार, मैगज़ीन? मैं थोड़ा सा मसरूफ़ हूँ आजकल अपने चैनल में, तो मैं इतना गौर नहीं कर पाता। फिर उन्हें देखकर ही तो आपको बताना होता होगा ना कि भाई क्या चल रहा है देश दुनिया में? तो मैंने इतना गौर नहीं किया कि किस तरह से इनका कवरेज रहा और क्या। देखिए, अब अल्टीमेटली इम्पोर्टेंट तो है मार्को रूबियो, पर ऐसा नहीं है कि वो हेड ऑफ स्टेट है। यानी कि उनके पास वो ताकतें नहीं हैं वो डील्स कट करने की जो एक हेड ऑफ स्टेट के पास होती हैं। और कितना उनका प्रभाव है, कितना उनका इन्फ्लुएंस है कैबिनेट के अंदर ट्रम्प के ऊपर, मैं इससे पूरी तरह से वाकिफ़ नहीं हूँ, परिचित नहीं हूँ मैं। तो हाँ, एक और था। मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि इंडिया में कोई बहुत इंथुजियाज़म है उनके विज़िट का, मुझे तो ऐसा नहीं लगा। मुझे प्रोटेस्ट ज़्यादा सुनाई दिया। अच्छा। सोशल मीडिया पे खासकर बहुत ज़्यादा था इस बात को लेकर कि जाओ पाकिस्तान क्यों नहीं जाते। आई वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि जिस तरह के बयान पिछले दिनों में आए हैं अमेरिका से प्रो पाकिस्तान, आपने सिंदूर का जिक्र किया, तो इस बात को लेकर बहुत मतलब कोई उत्साह नहीं था। जैसे कभी ट्रम्प आए थे बहुत उत्साह था। हाँ। हाँ, वो भी हो सकता है। और टैरिफ का जैसे आपने बताया वो भी था। तो एक तरह की बेरुखी है, आप कह रहे हैं। मतलब कम से कम सोशल मीडिया तो इस बात का गवाह दिख रहा है कि अमेरिका को लेकर अच्छे सेंटिमेंट नहीं है अभी, उस तरह के नहीं है जैसे हमारे होते थे कुछ साल पहले तक थे। बस हमने वो भी देखा ना किस तरह से उन्होंने इमिग्रेंट्स को ट्रीट किया है, और बिल्कुल। वो भी एक खटास छोड़ देता है दिल में। अच्छा, चाइना समिट के बाद भारत दौरा, मतलब ट्रम्प चाइना गए, रूबियो भारत आ गए, जहां ट्रम्प ने शी जिनपिंग की तारीफ की, अमेरिका चीन को G2 कहा, तो भारत को डर था कि अमेरिका जैसा रहता भी है उसे चीन के खिलाफ एक बार्गेनिंग चिप की तरह इस्तेमाल कर रहा है। तो क्या रूबियो के इस दौरे से डर और नहीं बढ़ा होगा कि ट्रम्प साहब तो चीन जाते हैं, रूबियो भारत आते हैं, तो कर क्या रहे हैं, दोनों मुल्कों के साथ खिलवाड़? देखिए, शक होना इंडिया के तौर पे लाजमी है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। पर मुझे लगता नहीं कि इंडिया को किसी तरह से या बार्गेनिंग चिप की तरह से इस्तेमाल किया जाए। मैं बताता हूँ क्यों। और पर शक होना सही है कि वो अजीब ही बिहेवियर था ट्रम्प का वहाँ पे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ठाकुर के ठिकाने पे जाता है कोई मज़दूर। वहाँ पे वो कह रहे हैं कि भाई आप तो बहुत ही ग्रेट लीडर हो एंड इट्स एन ऑनर टू बी योर फ्रेंड। मतलब मेरे लिए इज़्ज़त का बाइस है कि मैं आपका दोस्त हूँ। और ये वो, पर ये खुशामदाना अंदाज़ जो था मेरे ख्याल से वो ईरान की वजह से था। ट्रम्प फंस गए हैं और अमेरिका नहीं फंसा है, पर ट्रम्प फंस गए हैं, यानी कि पॉलिटिकली फंस गए हैं क्योंकि इलेक्शन होने वाला है 5 महीने में। ऑयल की प्राइस एलिवेटेड है, कोई रास्ता दिख नहीं रहा निकलने का। और गधेपन में बातें सुन के नेतन्याहू और मोसाद की अटैक कर दिया और सरकार गिरी नहीं और कोई निकलने का वहाँ से कोई चारा दिख नहीं रहा। तो ट्रम्प को पता है कि अगर ये इलेक्शन वो हार गए, यानी कि सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव दोनों अगर हाथ से निकल गए, तो वो लेम डक प्रेसिडेंट बन जाएंगे। लेम डक प्रेसिडेंट का मतलब है वो अपने जो भी उनके ड्रीम्स हैं, जो उनके बाकी 2 साल जो बचे हुए होंगे उसके बाद, अभी तो 2.5 साल हैं पर उस वक्त 2 साल बचे हुए होंगे, उसमें वो एक लेम डक प्रेसिडेंट हो जाएंगे। और हो सकता है कि इम्पीचमेंट भी शुरू हो जाए। तो वो अपने आप को बचा रहे हैं। वो जानते हैं कि चाइना का कुछ लेवरेज है ईरान के ऊपर, क्योंकि 90% ईरान का तेल चाइना ख़रीदता है और ज़्यादातर इंपोर्ट्स भी चाइना से ही आते हैं ईरान के। तो उनको पता है कि चाइना के पास कुछ लेवरेज है। पर इसमें 2 इशू हैं, कितना लेवरेज है क्लियर नहीं है। हो सकता है ईरान चाइना की बात भी ना सुने क्योंकि उसके सर्वाइवल का मामला है। और दूसरी बात ये है कि क्या चाइना मदद करेगा? अगर देखा जाए तो चाइना के भी कुछ इंटरेस्ट स्टेक पे हैं। अगर तेल बंद होता है तो चाइना का भी तेल बंद होता है। आधा तेल वहाँ से आ रहा है चाइना का तकरीबन, जो इंपोर्ट होता है। दूसरी बात यह है कि अगर ये तेल बंद रहा तो पूरी दुनिया में मंदी आएगी। इसका मतलब है चाइना का माल और मुल्क कम खरीदेंगे। और चाइना एक एक्सपोर्ट डिपेंडेंट पावर है। 1.1 ट्रिलियन का ट्रेड सरप्लस है। ट्रेड नहीं है, ट्रेड तो कई $1 ट्रिलियन का है। चाइना की इकोनॉमी उस पर चलती है
क्योंकि उनका रियल एस्टेट बबल कोलैप्स हो चुका है, उनका अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑटोमेशन हो रहा है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स 20% के करीब हैं, जो पहले कभी नहीं हुए चाइना में। तो पब्लिक भी बेचैन हो रही है, और भी प्रॉब्लम्स हैं, बैंकिंग सेक्टर में प्रॉब्लम्स हैं चाइना की। तो चाइना एक्सपोर्ट पे और मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो उसको चाहिए कि ये खुले और दुनिया मंदी में ना जाए और उसका सब माल खरीदते रहे। पर एक तरह से चाइना को थोड़ा फ़ायदा भी है। थोड़ा फ़ायदा इस तरह से कि अमेरिका की फोर्सेस थोड़ी बटी हुई हैं, अमेरिका वहाँ फंसा हुआ है। पर मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि मेरे ख्याल से चाइना ताइवान पे बिल्कुल भी अटैक नहीं करने वाला, और मैं बताऊंगा वो उसकी वजूहत मैं बताऊँ। हाँ, तो ज़रूर बताइए। तो मुझे सवाल भी आया था ट्रंप के सामने और अच्छे बच्चे की तरफ चुप रहे। पहली बार मैंने देखा कि उन्होंने अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है ताइवान के मामले में उसको टो किया कि चुप रहो, थोड़ा सा पर अब एम्बिगस घर रहो। नहीं, पर अब घर आने के बाद कुछ और बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं ताइवान के लीडर से बात करूंगा। मुझे लगता है उनको गुस्सा आया कि इस सब खुशामद के बावजूद ईरान पे मदद मिली नहीं, तो कुछ जिसे कहते हैं चेत गए हैं यूपी की ज़बान में। तो उन्होंने ये भी कहा कि मैं ताइवान के लीडर से बात करूँगा। तो एक तरह से लोग कह रहे हैं कि थोड़ा फ़ायदा है कि अमेरिका की फोर्सेस बटी हुई हैं, पर मुझे उसमें ना दम नहीं लगता। पर दूसरा एक और भी लोग बताते हैं कि एक फ़ायदा है कि चाइना सबसे बड़ा वर्ल्ड का रिन्यूएबल एनर्जी का मैन्युफैक्चरर है चीज़ों का, जैसे सोलर पैनल हुए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हुई, और ये विंड के वो हुए मिल्स। तो उनकी सेल खपत सब बढ़ेगी, क्योंकि लोग अब तेल से हटेंगे थोड़ा बहुत, तो चाइना को थोड़ा उसका फ़ायदा होगा, बल्कि थोड़ा नहीं काफ़ी फ़ायदा होगा। पर मुझे नहीं लगता कि वो फ़ायदा इतना बड़ा है कि चाइना जो एक्सपोर्ट की मंदी आएगी वो ज़्यादा नुकसान है। मेरे ख्याल से चाइना को नुकसान ज़्यादा और फ़ायदा कम है। तो चाइना भी चाहता है कि खुल जाए हॉर्मोज़, पर उसमें वो कहता है दोनों से, वो कहता है अमेरिका से भी कि तुम भी अपना ब्लॉकेड हटाओ ना ईरान के ऊपर से, तभी तो खुलेगा, नहीं तो ये थोड़ी है। क्योंकि अमेरिका वो प्रेशर बनाए रखना चाहता था कि एक बेहतर डील मिल सके उसे। तो वो खुशामद इसलिए कर रहे थे। इंडियंस शायद समझे नहीं कि किस वजह से खुशामद कर रहे हैं ज़्यादा ट्रंप वहाँ पे। इंडिया फैक्टर नहीं था उस मीटिंग में मेरे ख्याल से। और ताइवान पर हमला क्यों नहीं करेगा चीन? इसकी 2-3 वजह हैं। पहली बात तो चीन ने देख लिया कि क्या हुआ रूस का यूक्रेन में और अमेरिका का हाल ईरान में। दूसरी बात यह है कि ताइवान बहुत ही हेवीली आर्म्ड है, मतलब अमेरिका ने उसको भर दिया है वेपन्स के साथ। ताइवान ने वो खरीदे हैं, मतलब पैसे से सारे वेपन्स, ऐसा नहीं है कि कोई गिफ्ट दिया है। तीसरी बात यह है कि ताइवान की ज्योग्राफी ऐसी है कि उसको कॉन्कर करना बहुत मुश्किल है। 2/3 कंट्री जो है वो पहाड़ है, सिर्फ 1/3 फ्लैट है। चौथी बात यह है कि ताइवान को कॉन्कर करना दुनिया का सबसे मुश्किल मिलिट्री ऑपरेशन होगा, एक और वजह से भी, कि वो एक एम्फीबियस ऑपरेशन होगा, यानी समुंदर के तट से ऐसा ऑपरेशन बहुत कम दुनिया में सक्सीड हुआ है, और बहुत हाई कॉस्ट पे सक्सीड होता है। अगर होता भी है तो बहुत लोग मारे जाते हैं। तो क्योंकि ताइवान इतना वेल आर्म्ड है, क्योंकि उसकी ज्योग्राफी इतनी टफ है, क्योंकि एम्फीबियस ऑपरेशन है, और क्योंकि वो देख चुके हैं कि इससे बहुत आसान चीज़ें दूसरे मुल्क नहीं कर पाए, रशिया नहीं कर पाया, अमेरिका नहीं कर पाया, इतनी ताकत के बावजूद। और ताइवान को कॉन्कर करने का मतलब ये है कि जो उसकी सबसे कीमती चीज़ है वो तो राख हो जाएगी, यानी कि चिप की फैक्ट्रियाँ, चिप डिज़ाइन फैक्ट्रियाँ। ताइवान ने अपनी सारी फैक्ट्रियों में एक्सप्लोजिव लगाए हुए हैं कि जैसी इन्वेजन होगा वो खुद ही उड़ा देगा अपनी फैक्ट्रियाँ, चाइना के हाथ में नहीं पड़ने देगा। तो वो एक और फैक्टर है। छठा फैक्टर ये है कि अमेरिका, बाइडन तो पूरी तरह से लड़ने को तैयार था ताइवान के लिए, 4 बार उसने कहा, यानी कि अमेरिका की जो पॉलिसी है वो स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी की है कि हम बताएंगे नहीं। वो इसलिए बताते नहीं क्योंकि वो चाइना को भी डर में रखना चाहते हैं, और ताइवान को भी नहीं चाहते कि ताइवान भी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दे, तो ताइवान को भी डर में रखना चाहता है अमेरिका। तो एम्बिग्विटी, बट बाइडन ने 4 बार क्लियरली बोला हम डिफेंड करेंगे अगर चाइना अटैक करेगा। ये पहले किसी प्रेसिडेंट ने नहीं कहा। हालांकि हर बार उनके स्टाफ ने बैक ट्रैक किया उसके बाद कि नहीं नहीं ये मतलब नहीं था, वो मतलब नहीं था, पर बात तो साफ साफ कह दी बाइडन ने, और नैन्सी पेलोसी से भी कहलवा दिया। पर ट्रंप का रवैया दूसरा है, पर बावजूद अपना रवैया बदलने के फिर भी ट्रंप जैसा प्रेसिडेंट भी ताइवान छोड़ नहीं सकता, क्योंकि अमेरिकन इंडस्ट्री उन चिप्स के ऊपर डिपेंडेंट है। अमेरिका की एआई नहीं, सिर्फ वो चिप्स अमेरिका की गाड़ियों में लगते हैं, वो चिप्स अमेरिका के वेपन सिस्टम्स में लगते हैं, वो F-35 में लगते हैं, वो टोमाहाक क्रूज मिसाइल में लगते हैं। वो ताइवान अमेरिका के लिए ऐसा ही है जैसे अमेरिका का कोई हिस्सा हो। तो ये कि अमेरिका मदद नहीं करेगा ये नामुमकिन लगता है। हालांकि ट्रंप और चीन इसे समझता होगा। हाँ, तो चीन तो सब कुछ समझता है, और चीन के
एक और वजह भी है कि चीन नहीं अटैक करेगा, वो ज़्यादातर लोग नहीं समझते, वो एक अंदरूनी वजह है। चीन समझता है, और मेरे ख्याल से ये गलत फहमी है, कि अमेरिका डिक्लाइन में है और हमारा टाइम आएगा। वो मेरे ख्याल से टाइम नहीं आएगा, वो मैं बताऊंगा क्यों चाइना का टाइम नहीं आएगा। तो उनको लगता है वेट करने में ज़्यादा फ़ायदा है। कल हम ज़्यादा ताकतवर होंगे आज के मुकाबले और अमेरिका कम ताकतवर होगा। तो वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि बिना वायलेंस के, बिना वॉर के ताइवान को और तरह का प्रेशर लगा के, चाहे वो इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, कभी कभी एक्सरसाइजेस करते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज उसके ऊपर, इस तरह से दबाव डाल के ताइवान को खींच लें। क्यों नहीं आएगा वक्त? वो एक लंबी है, पर संक्षिप्त में बता देता हूँ मैं कि चाइना का जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो अब 1 चाइल्ड पर वुमेन है, यानी रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 चाइल्ड पर वुमन होता है, आधा हो गया है। तो चाइना की पॉपुलेशन आधी हो जाएगी कुछ सालों बाद। अभी इसमें वक्त लगेगा, फ्यू जनरेशन, बट जो भी 40-50 थी, पर ऑलरेडी घटना शुरू हो गई है बहुत तेज़ी से। तो एक तो पॉपुलेशन घट रही, अब या तो वो ऑटोमेशन में चले जाएं पूरी तरह से, एआई और रोबोट्स, उसमें वो काफ़ी लीडर हैं वर्ल्ड के, सबसे ज़्यादा रोबोट्स वहीं बनते हैं और वहीं सबसे ज़्यादा रोबोट्स यूज़ भी होते हैं। इसी तरह से एआई में भी अगर कोई कंट्री टक्कर ले सकता है अमेरिका से तो वो चाइना, और कोई तीसरा कंट्री नहीं है। तो या तो ऑटोमेशन में चले जाएँ तो वो कम पॉपुलेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दूसरी तीसरी बात ये है कि बहुत सारी पॉपुलेशन जो है वो प्रोडक्टिव नहीं है। हम जो देखते हैं कि चाइना का एआई और रोबोट्स और ईवीज और ये एक तबका है, ये एक सेक्शन है उनकी पॉपुलेशन का। बहुत सारी पॉपुलेशन जो है वो इतनी प्रोडक्टिव नहीं है, तो एवरेज प्रोडक्टिविटी अमेरिका से बहुत कम है। इसीलिए चाइना की इकोनॉमी, हालांकि चाइना की आबादी अमेरिका से 4 गुना है, 5 गुना, पर इकोनॉमी जो है वो अमेरिका से 2/3 है। 30% कम है उसकी जीडीपी, क्योंकि प्रोडक्टिविटी लो है और क्योंकि गवर्नमेंट बहुत इस डिमांड को, तो चाइना की प्रॉब्लम क्या है कि लोग कंज्यूम नहीं कर रहे, कंजम्पशन नहीं है इकोनॉमी में, और जी जिनपिंग इसके खिलाफ हैं कंजम्पशन। हालांकि वो कंजम्पशन बढ़ा सकते हैं, यानी वेलफेयर दे दो, सब्सिडी दे दो, कंजम्पशन बढ़ जाएगा। जी जिनपिंग फिलोसॉफिकली इसके खिलाफ है, मतलब आइडियोलॉजिकली वो समझते हैं कि इससे आदमी कमज़ोर हो जाता है फ्री का खाना खाने से। तो वो क्योंकि कमज़ोर है कंजम्पशन डिमांड, तो गवर्नमेंट को उसको मेकअप करना पड़ता है इन्वेस्टमेंट करके। पर वो इन्वेस्टमेंट हमेशा अच्छा नहीं होता। जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करता है ना, वो हमेशा एफिशिएंट होता है, क्योंकि उसको पता है कि इससे वापस कमाना है। पर गवर्नमेंट अक्सर क्या करती है कि गलत भी इन्वेस्टमेंट्स कर देती है, जिससे कुछ पैसा वापस मिलता नहीं। तो चाइना बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करता है जो प्रोडक्टिव ही नहीं है, जिससे तो उससे ओवरऑल ग्रोथ रेट भी कर्टेल, और आप देख ही रहे हैं कि चाइना का ग्रोथ रेट कम होता जा रहा है। पहले 12-13%, फिर 8-9% पे आ गया, फिर 6-7 पे आ गया, फिर पिछले साल 1-2 साल से 5 के आसपास था, अब कह रहे हैं इस साल से 4 ही हो। तो ग्रोथ रेट भी कम होता जा रहा है। तो जो लग रहा था कि गैप कम होता जा रहा है अमेरिकन और चाइनीज़ इकोनॉमी के बीच में, उसका सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट था 2021। उसके बाद से फिर अमेरिका बढ़ता जा रहा है तेज़ी से, और गैप बढ़ता जा रहा है, चाइना कम होता जा रहा है। तो ना तो इकोनॉमी पे, ना डेमोग्राफिक्स पे, ना पॉपुलेशन पे ऐसा नहीं लग रहा कि चाइना जो है वो हावी हो जाएगा अमेरिका के ऊपर, बल्कि उल्टा ही लग रहा है कि चाइना स्टैग्नेट हो जाएगा। आऊँगा मैं चीन पे, लेकिन इस बीच मुझे याद आया कि डोनाल्ड ट्रंप की एक बात पर तारीफ ज़रूर बनती है, सबको करनी चाहिए। वो बिना लाग लपेट जो है सो है बोलते हैं। अभी ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया था उन्होंने, जहाँ सभी मुल्कों का शुक्रिया अदा कर रहे थे ईरान वॉर को ख़त्म करवाने की दिशा में जिन्होंने भी काम किया, और इस लिस्ट में पाकिस्तान का भी नाम था। पीएम शहबाज शरीफ का नहीं था, आसिम मुनीर का था। तो मान लिया जाए कि डोनाल्ड ट्रंप एकदम ईमानदार और बिना लाग लपेट वाले नेता हैं। उन्होंने बता दिया दुनिया को कि पाकिस्तान में किसकी चलती है। देखिए, अमेरिका के जो लीडर हैं ना, उनको कभी इसमें हिचकिचाहट नहीं थी। जब जिया थे, जिया से ही डील करते थे वो, जब मुशर्रफ थे, मुशर्रफ से ही डील करते थे, यानी कि यहाँ तक कि कियानी से अलग से मिलते थे। कियानी जब चीफ थे, चाहे वो जंजुआ थे, चाहे वो बाजवा थे, सबसे वो अलग से ही मिलते थे, उनको प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम ये हमें आती है, और मेरे ख्याल से ये हम गलती कर रहे हैं। हमें भी कुछ कांटेक्ट रखना चाहिए, क्योंकि जो सबसे ताकतवर है वही डिसीजन ले सकता है कंट्री में। अगर आप किससे रखना चाहिए कांटेक्ट? यानी आर्मी चीफ से, कोई ना कोई। इंडिया को भी जब बात करता है तो सिविलियन से सिर्फ बात करके फ़ायदा नहीं है, कोई ना कोई, या तो फिर आर्मी चीफ टू आर्मी चीफ बात हो। नहीं, किसके आर्मी चीफ से रखना चाहिए?
यूएस पाकिस्तान के, पाकिस्तान के जब आप कोई बात करते हैं, अभी तो खैर कोई बातचीत ही नहीं है तो वो अलग बात है, पर जब आप बात करते भी थे तो आप कहते थे कि हम आर्मी से बात नहीं करेंगे बिल्कुल भी, ये हमारा फैसला है। अब प्रॉब्लम ये है कि ताकत तो आर्मी के पास ही है, मैनेजर तो आर्मी है। अमेरिका इस बात को समझता है, वो डायरेक्टली आर्मी चीफ से ही बात करता है। अगर उसको लगता है कि आर्मी चीफ नहीं है, ओहदे में कम है और प्राइम मिनिस्टर पावरफुल है, जैसे हुआ है 2-4 बार ऐसा भी हुआ है, चाहे भुट्टो था, चाहे जब जंजुआ भी थे शुरू में, तो रिपोर्ट करते थे अपने प्राइम मिनिस्टर को, तो अमेरिका प्राइम मिनिस्टर से बात करता था। जो भी ताकतवर है, क्योंकि आपको काम निकलवाने से मतलब है। अगर आपकी, हमारे तो बहुत सारे काम है, खैर वो तो बंद ही है, पर हमारी तो बाउंड्री की प्रॉब्लम ही है ना। तो हमें तो अमेरिका अगर ट्रंप आसिम मुनीर का नाम लेता है तो ये कोई डिपार्चर नहीं है अमेरिकन पॉलिसी से। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको, जो अमेरिका की पॉलिसी रही है वही फॉलो करता है, क्योंकि आसिम मुनीर के पास ही अल्टीमेट ताकत है। आप देख रहे हैं जो सबसे पॉपुलर लीडर है वो जेल में बैठा हुआ है कई सालों से, पाकिस्तान का। शहबाज शरीफ खुद जो हैं वो कोई पर्सनैलिटी नहीं रखते, ना पॉपुलैरिटी रखते। उनका भाई असल में था लीडर, तो उसको भी साइड लाइन कर दिया है, नवाज शरीफ को। तो क्या करें वो, उनको किसी तरह से तारीफ़ तो करनी थी उन मुल्कों की, क्योंकि वो ईरान में फंसे हैं, वो चाहते हैं ये मुल्क मदद करें हमारी, तो वो उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। अब किसकी करें? जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कर रहा है, आप देख रहे हैं कि इस वक्त भी ईरान में वो गए हुए थे, और उससे पहले अब शायद चीन में है आसिम मुनीर मेरे ख्याल से इस वक्त, तो शायद भी है। शायद। तो अब वो किसकी तारीफ़ करें? उसी की करेंगे जो काम करवा रहा है ना। आप सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो टेढ़ी उंगली से निकालेंगे। 2 हफ्ते से चीन जो है जियोपॉलिटिक्स का एपिसेंटर सा नज़र आया है, जैसा मैं बता भी रहा था। पहले ट्रंप चले गए, फिर 2-3 दिन बाद पुतिन चले गए, और पुतिन की तो वैसे चीन की 25वीं यात्रा थी, और 40 से ज़्यादा एग्रीमेंट्स हुए, और 47 पन्नों का, जो मैं पढ़ूंगा बाद में, एक मल्टीपोलर वर्ल्ड डिक्लेरेशन आया है। तो काफ़ी कुछ नया था उनके इस दौरे में, पुतिन के। एक तो कुछ लोगों ने कहा कि ये वो भी डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं कि अभी अभी ट्रंप होकर गए हैं तो फटाफट जाऊं, सारे निशान मिटवाऊं, और डोनाल्ड ट्रंप के और जिनपिंग से उन्हें याद दिलाऊं कि भाई दोस्त हम ही हैं तुम्हारे। और कुछ डिटेल्स में पढ़ रहा था तो शी जिनपिंग के घर गए थे ट्रंप, उनकी डायरी में कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जो काफ़ी तस्वीरें आई। लेकिन पुतिन भी कम नहीं थे, वो उन्होंने जिनपिंग के सामने पियानो बजाया, जिनपिंग ने चीनी में गाना गाया, और जब ग्लास टोस्ट हो रहा था तो पुतिन का गिलास थोड़ा सा नीचे था, और पुतिन ने चेयरमैन कहकर संबोधित भी किया है जिनपिंग को। तो जिनपिंग की बल्ले बल्ले है। बेशक है, पर इसमें थोड़ी सी पेचीदगी भी है। तो आप सही कह रहे हैं कि पुतिन को भी फिक्र रही होगी क्या डील करके गए हैं ट्रंप उनके साथ, तो इसलिए बहुत डिटेल आई नहीं सामने, वो जल्दी जल्दी भागे वहाँ उनके ओर। पर सिर्फ ये वजह नहीं थी, आपको अंदरूनी मामला और जो जियोपॉलिटिकल मामला, जो असली ताकत का मामला है, पावर इज़ पावर जिसे कहते हैं ना, वो समझना ज़रूरी है। रशिया अब पूरी तरह से चीन पे डिपेंडेंट है। रशिया का 1/3 एक्सपोर्ट और 1/4 इंपोर्ट चीन से है, पर चीन का सिर्फ 4% ट्रेड रशिया के साथ है। चीन जो ट्रेड करता है अपना, उसके टोटल ट्रेड का सिर्फ 4%, यानी वियतनाम से भी उससे ज़्यादा ट्रेड है चीन का, जो रूस के साथ है, क्योंकि वियतनाम के साथ उनकी सप्लाई चेन्स हैं, यानी कि बहुत सारी कमोडिटीज़ वो भेजते हैं, फिर वो वापस आती हैं, फिर जैसे आईफोन बनता है तो उसके कई पार्ट्स कई जगह बनते हैं, तो वियतनाम के साथ उनका ज़्यादा ट्रेड। तो एक तरह से अब क्योंकि इतने सारे यूरोपियन सैंक्शंस लग चुके हैं पुतिन पे और वो कट ऑफ हो चुके हैं वेस्ट से, तो वो ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए। मिसाल के तौर पे आप इस वक्त रशिया जाएंगे तो आपको बहुत सारी चाइनीज़ गाड़ियाँ मिलेंगी सड़क पे, वो कुछ मिलिट्री इक्विपमेंट के लिए भी डिपेंडेंट है। हालांकि चीन कोई ओपनली मिलिट्री इक्विपमेंट नहीं देता डर के मारे कि अमेरिका और यूरोप के, पर वो डुअल यूज़ टेक्नोलॉजी देता है। मिसाल के तौर पे वो चिप जो है वो आपकी गाड़ी में भी इस्तेमाल हो सकता है, वो आपकी मिसाइल में भी इस्तेमाल हो सकता है, पर और कहाँ से लेगा रशिया चिप? तो रशिया उन्हीं से लेता है, तो वो चिप जो जाता है वो किसी चीज़ में भी इस्तेमाल। तो इस तरह से चीन उनकी मिलिट्री मदद भी करता है रशिया की।
फिर चीन इतना बड़ा कंज्यूमर है रशियन ऑयल एंड गैस का, रशिया के पास अब उतने कस्टमर नहीं बचे। जो ऑयल एंड गैस ज़्यादातर वो यूरोप को बेचते थे, अब उसमें से काफ़ी बड़ा हिस्सा चीन जाता है। तो रशिया बहुत डिपेंडेंट है चीन के ऊपर। चीन भी थोड़ा बहुत डिपेंडेंट है रशिया के ऊपर, इन द सेंस कि उनका भी काफ़ी एनर्जी आती है वहाँ से। और अब क्योंकि मेटल भी लेते हैं वो, मेटल्स भी लेते रूस से हैं, लेते हैं। बिल्कुल। रशिया बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, बहुत सारे मेटल्स का, इसका गोल्ड का, क्रोमियम का, बहुत सारे नेचुरल गैस देता ही है। नेचुरल गैस वो सब देता ही है, तेल। और अब ईरान की जंग की वजह से थोड़ी और चीन की भी डिपेंडेंसी, सस्ते में मिल रहा है भाई, और बहुत सस्ते में मिल मार्केट रहा है, रेट से कम में बहुत कम। चाइना खरीद रहा है रशिया से, और रशिया के पास ऑप्शन नहीं है कि वो जाए तो जाए कहाँ। तो कुछ लोग तो ये कहते हैं कि रशिया ऑलमोस्ट ऐसा लगता है जैसे वैसल है चीन का। आप एक मैं उतना नहीं कहूँगा कि वैसल है। वैसल तो वो होता है जो आपके ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट हो, जैसे नॉर्थ कोरिया पूरी तरह से चाइना पे डिपेंडेंट है। तो पर हाँ, वो तस्वीर याद आती है कि जिसमें जहांगीर ने बनवाई थी, जिसमें शाह तमस्प उनसे गले मिलते हैं, तो शाह तमस्प नीचे होके एक छोटे भाई की तरह जहांगीर को गले चिपटाते हैं। तो वो याद आ रहा है ईरान मुझे, के शाह, ईरान के जो शाह थे, दिखाने के लिए कि मुग़ल बादशाह जो है वो सबसे ताकतवर है। तो वो याद आ रहा था मुझे जब ये मिल रहे थे एक दूसरे से। एक तो साइज़ में भी शी जिनपिंग बड़े हैं पुतिन से। तो पर पुतिन भी पूरी कोशिश करते हैं कि बराबरी का मामला रहे, पर कैसे रहेगा? एक 2.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 2-2.5 ट्रिलियन की रशिया, और एक 20 तो ट्रिलियन की। एक्चुअली रशिया डिक्लाइनिंग पावर है, अमेरिका तो नहीं है, ऐसा है। बेशक, बेशक रशिया तो डिक्लाइनिंग और बहुत दिन से डिक्लाइन कर रही है, पॉपुलेशन भी डिक्लाइन कर रही है और इकोनॉमी भी। और रुकेगा नहीं। पर रशिया के पास एक चीज़ है जो जिसकी वजह से फिर भी आपको इज्जत करनी पड़ती है, 5,000 न्यूक्लियर वेपन रखे हुए हैं। हाँ, सबसे ज़्यादा दुनिया में। तो 5,000 मतलब 5,000 का मतलब आप समझिए ज़रा कि हाँ, हमारे पास 200 हैं, पाकिस्तान के पास 200 हैं, चीन के पास भी 300 होते थे अब कुछ दिन पहले तक 250-300, अब 600 हो गए। तो 5,000 का मतलब आप समझिए, उसमें ऐसे हैं जो मेगा टन्स में भी हैं बॉम्ब्स। तो फिर आप हल्के में ना लें, वो कहते हैं हमें। तो और चीन इसीलिए शायद थोड़ी बहुत इज्जत भी करता है कि वो जानता है कि कल अगर किसी वजह से अमेरिका के साथ मुठभेड़ हो गई तो रूस कम से कम बैक में है। पर और भी पेचीदगियां इस रिलेशनशिप में, हिस्टोरिकल, वो मैं उस बाद में पे मैं बताऊंगा। थोड़ा सा आना हाँ, चाह रहा हूँ, बाद में लेकिन उसके पहले ये भी कि दोनों नेताओं ने मिलकर जिस तरह के बयान दिए ट्रंप के जाने के तुरंत बाद, इसलिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो उसमें एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात कर रहे हैं अब, और वो वेस्ट को मिलकर ये दिखाना चाह रहे हैं और दिखा रहे हैं और अपनी बातों से भी जता रहे हैं कि तुम्हारा वक्त जा चुका है। और एक चीज़ और है कि ट्रंप के साथ जिनपिंग के रिश्ते ट्रांजैक्शनल हो सकते हैं, लेकिन पुतिन के साथ वैसी बात नहीं है, क्योंकि जो पर्सनल कनेक्ट है वो भी बहुत दिखाई देता है, और दूसरा एक सिविलाइजेशनल कनेक्ट भी है। तो थोड़ा बहुत वो जो आप जिन पर इशारा कर रहे हैं बातों पर, पेचीदगियों पर, वो हैं बीच में। लेकिन 1996 के बाद तो खासकर वो पेचीदगियाँ शायद मतलब उतनी भी मुश्किल नहीं रही हैं, उतनी भी बड़ी नहीं रही। देखिए, बेशक आप सही कह रहे हैं कि कुछ हमदर्दी है, क्योंकि दोनों एक बड़े गुरिल्ला को फेस कर रहे हैं, एक 800 पाउंड गुरिल्ला को दोनों फेस कर रहे हैं, तो एक दूसरे के लिए हमदर्दी भी है कुछ। पर अल्टीमेटली मामला ट्रांजैक्शनल ही है, क्योंकि जो मेरा मतलब व्यू ये है कि जो अथॉरिटेरियन कंट्रीज होते हैं ना, उनमें वैल्यूज़ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप दोनों जो है वो डेमोक्रेसी और फ्रीडम और इस सब को बहुत वैल्यू कर रहे हैं, यू नो। तो उस तरह की ट्रांजैक्शन आपको दिखता है कि थोड़ी सी सस्पिशियस भी होती है। यानी कि आप पिछली जंग अज़ीम में चले जाइए, दूसरी जंग अज़ीम में, तो आप देखिए कि ट्रंप और हिटलर और मुसोलिनी के बीच में डिस्ट्रस्ट भी था बहुत ज़्यादा एक था। दूसरे के साथ। बहुत ज़्यादा। और जापान और जर्मनी के बीच में भी एक दूसरे पे पूरा भरोसा नहीं करते थे। अगर जापान चाहता तो जर्मनी की मदद कर सकता था, यानी रशिया को इन्वेड कर देता पीछे से, रशिया पूरा कोलैप्स हो जाता, स्टालिन हार जाता। पर उन्होंने अपना इंटरेस्ट देखा और वो साउथ में चले गए, क्योंकि तेल इंडोनेशिया में था और मलेशिया में। तो जापानीज, तो कुछ डिस्ट्रस्ट भी रहता है, तो ऐसा क्लोज अलाइनमेंट भी, कुछ हमदर्दी तो है। नहीं तो चाइना यूक्रेन को ये भी, यूक्रेन के लिए भी कह देता है कि भाई देखो, यूक्रेन का भी अधिकार है कि वो अपनी ऑटोनॉमी से रहे। साथ में वो यूएन में जब वोटिंग होती है तो चीन के पक्ष में
जो चीन है रूस के पक्ष में वोट नहीं देता है, एब्सटेन करता है। तो एक बहुत अजीबोगरीब सा, चीन भी थोड़ा सा उसको एम्बिग्युइटी में रखना चाहता है रशिया को कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। ऐसे वेपन नहीं देता कि उस पर खुद पे सैंक्शंस लग जाएं, चाइना ये भी नहीं करता है। लेकिन साथ ही साथ वो हर तरह का बाकी सपोर्ट देता है, वो टेक्नोलॉजी देने को तैयार है। आपने कहा डुअल यूज वाली चीज़ें भी देता ही है। तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज रखना चाहता है क्या रूस को? नहीं, रूस को सपोर्ट करना चाहता है। रूस उसके लिए ज़रूरी है एक तरह से, क्योंकि पूरा भार अमेरिका और यूरोप का, उन सबका चाइना पे मेरा साफ जाएगा। सवाल है, मैं एकदम साफ कर रहा हूँ। क्या चीन रूस को कंफ्यूज रखना चाहता है, या चीन मजबूर है कि वो रूस का खुलकर समर्थन नहीं कर सकता है? चीन मजबूर है एक तरह से, क्योंकि आपका इतना ज़्यादा ट्रेड चीन का अमेरिका के साथ है और यूरोप के साथ है। उनको नाराज़ करके फिर अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार, कल उनकी चीन की पब्लिक खड़े होकर कहेगी कि हमारी जो इकोनॉमी डिप्रेशन में गई है वो आपकी वजह से गई है। क्या ज़रूरत थी इतना याराना करने की रशिया के साथ, जब रशिया जो सिर्फ 4% आपका ट्रेड का पार्टनर है, तो आप उसके गोद में जाके बैठ जाएं तो बेवकूफ़ी है। तो उसको अपना इंटरेस्ट भी देखना पड़ता है चीन को। ये थोड़ी है कि चीन बिल्कुल खुल्लम खुल्ला जो दिल चाहे करे। तो रिश्ता है, आप सही कह रहे हैं, कुछ सहानुभूति भी है कि दोनों जो फील करते हैं कि हम ऑप्रेस्ड हैं एक बड़े से ताकतवर से अमेरिका से, और फिर एक दूसरे के साथ थोड़ा डिस्ट्रस्ट भी है। उसकी एक लंबी कहानी भी है, बॉर्डर की कहानी है, कई सौ साल पुरानी है उसकी। ये भी है कि भाई दोनों के पास न्यूक्लियर, दोनों ताकतें हैं और बॉर्डर पे हैं। मिसाल के तौर पे आपके बॉर्डर पे कोई मुल्क है जिसके पास 5000 न्यूक्लियर वेपन है, और दूसरी तरफ रशिया को भी डिस्ट्रस्ट है कि भाई 1.5 बिलियन 140 या जो भी करोड़ चीनी आपके बराबर बैठे हुए हैं, और वो हिस्से के बराबर, जिसके हिस्से के बराबर बैठे हुए हैं, वो साइबेरिया के बराबर, वो खाली है। यानी कोई भी उस पर चढ़ के काबिज हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो रशिया का जो पॉपुलेटेड हिस्सा है वो तो वेस्ट में ही है। तो उसको ये डर लगा रहा था कि कहीं घुस ना जाए सब मिलके। और एक बार हो भी चुकी है आपस में, 1969 में हो भी चुकी है एक मुठभेड़। तो हालांकि वो वॉर तो नहीं कहूँगा, वो एक स्कर्मिश थी। लेकिन ये तो ठीक है ना कि फिर अगले 2.5-3 दशक तक चीन और रूस उस तरह की दोस्ती तो एंजॉय नहीं कर रहे थे जो से पहले कर रहे थे। और यही वो दौर था जिसमें अमेरिका चीन के क्लोज आ गया, किसिंजर क्लोज आ गए। बिल्कुल सही, पर मैं उसमें एक करेक्शन करूँगा। उस मुठभेड़ की वजह से सिर्फ हालात ख़राब नहीं हुए, हालात उससे 10 साल पहले से ख़राब होना शुरू हो गए थे। और दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी बात जो कोई बात ही नहीं करता, कि 1860 के आसपास से रशिया चीन के 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा टेरिटरी पे काबिज है। मंचूरिया में जब चीन के ऊपर एक चिंग डिनेस्टी रूल करती थी, उसको लिखते हैं क्यू से किंग, बट वो है चिंग, ऐसे उसको किंग करके लिख देते हैं जी, चिंग है। वो जब रूल करते थे तो रूस भी इंपीरियल पावर था ज़ार के अंडर। तो जिस तरह से ओपियम वॉर्स में ब्रिटेन और फ्रांस ने चिथड़े उड़ा दिए थे चीन के और उनको एक्सप्लॉइट करते थे, बीजिंग भी ऑक्यूपाई कर लिया था, ज़बरदस्ती उनको ड्रग एडिक्ट बना दिया था ओपियम का पॉपुलेशन को। तो चीन ने रोकने की कोशिश करी अपना बचाव, तो उस बीच में रशिया ने भी फ़ायदा उठाया और रशिया ने एक जंग हराई चीन को, और फिर उनको धमकियाँ दी, और हल्के हल्के करके उनका 1 मिलियन 2 हिस्सों में, पहले तो मंचूरिया और मंगोलिया के पास का हिस्सा लिया, और फिर जो कोस्टल एरिया, पैसिफिक कोस्ट का एरिया, और फिर वहाँ पे एक नया शहर बसाया, व्लादिवोस्टॉक जो है वो चीन की ज़मीन पे बसा हुआ शहर है। कोई भूल सकता है? चीन भूलेगा कभी? आप भूलेंगे अगर आपका 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर कोई ले गया हो? 100 साल 150 साल कितने भी साल बीत चुके हो, और वो भी शी जिनपिंग, और वो भी चाइना जो भूलता नहीं, जो कह रहे हैं कि भूल जाएगा कि यार व्लादिवोस्टॉक का मतलब ही है, व्लादिवोस्टॉक जो ईस्ट का रूलर हो, उस शहर का नाम है, जो ईस्ट का काबिज हो। शहर का नाम भी तो देखिए कैसा रखा है उन्होंने। तो वहाँ पे उनकी फ्लीट बैठी हुई है रशिया की, इतनी इंपॉर्टेंट पैसिफिक फ्लीट का बेस है वो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो कैसे चीन भूला हुआ है। कहने का मतलब ये है कि इतिहास में रूस ने भी चीन के साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया है। जैसे मैंने कहा था, तो जो बात दुश्मनी से नहीं पूरी हो सकती, वो दोस्ती से भी क्या पता चीन पूरी करवा ले। जैसे मैंने आपसे कहा था कि एक ही गुनाह है इस दुनिया में, कमज़ोर होना। तो
तो क्या चीन भूला है, पता नहीं, क्योंकि हर वक्त वो ओपियम वॉर्स की तो हर वक्त बात करता रहता है चीन कि हमारे साथ ऐसा किया कॉलोनियल पावर्स, और वाकई में किया बहुत बुरा, शर्म की सदी जो है उसको ह्यूमिलिएट किया। और उसके बाद फिर जो जापान ने किया वहाँ पे रेप ऑफ नानकिंग ये सब, तो वो भूला नहीं है चीन। तो ये कि वो अब हालात बदल चुके हैं और वो दोनों एक ही तरफ हैं जो एक बड़ी ताकत को फेस कर रहे हैं, तो बेशक वो उन्होंने अपने समझौते कर लिए हैं। हुआ ये कि जब रूस ख़त्म हो रहा था, सोवियत यूनियन ख़त्म हो रहा था 1991 के आसपास, तो एक डील साइन हुआ कि वो जिस बात पे 69 की मुठभेड़ हुई थी कि अमूर रिवर पे 2 आइलैंड थे जो चीन कहता था वो हमारे हैं और हमारे पास होने चाहिए, वो आपने कब्जा किया हुआ है उनके ऊपर, तो उस बात पे मुठभेड़, तो वो एक एग्रीमेंट 91 में हुआ, फिर एक एग्रीमेंट 2008 में हुआ। जैसे जैसे चीन की ताकत बढ़ती गई और जैसे जैसे रशिया कमज़ोर होता गया, तो वो आइलैंड उसको दे दिए। पर आइलैंड तो छोटे से आइलैंड है नदी के ऊपर, बाकी तो 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन तो वो अभी भी काबिज़ है उसके ऊपर रूस। तो लेकिन जूनियर पार्टनर के तौर पर रूस खुद को स्वीकारने लगा है चीन के, ऐसा कम से कम दिखने तो लगा। अब ये कहीं लिखा थोड़ी जाता है कि हम जूनियर हैं सीनियर हैं भाई, रिस्पेक्ट है एक दूसरे की, लेकिन जो देखने में आ रहा है वो तो यही आ रहा है। लेकिन मैं एक चीज़ पूछ रहा हूँ, इन सब बातों के बावजूद कि पुतिन ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, पुतिन ने पियानो बजा के दिखाया, पुतिन ने बहुत विनम्रता से जिनपिंग को चेयरमैन कहा, सब कुछ ठीक है, बट ये जो डील है पावर ऑफ साइबेरिया 2 पाइपलाइन, जिसका एक प्लान ये है कि जो रूस है वो अपनी नेचुरल गैस चीन तक पहुंचाएगा मंगोलिया के थ्रू, उसमें कोई रुपये पैसे पर बात तो आगे बढ़ी है, लेकिन कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं हुआ है, वो पेंडिंग है। और ये रूस के लिए हाल फिलहाल की परिस्थिति में सबसे इंपॉर्टेंट था, वो नहीं हुआ इस बार भी। उसकी साफ वजह है। देखिए, एक तो पावर ऑफ साइबेरिया 1 जो थी वो तो पहले बनी, तो वैसी तेल और गैस ले रहे हैं। दूसरी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है उसका कंस्ट्रक्शन, एक और पाइपलाइन का। ये तीसरी और बड़ी होती और भी, पर चीन देख रहा है ना कि हम बहुत ज़्यादा एक मुल्क के ऊपर निर्भर डिपेंडेंट हो गए, नहीं होना चाहते। उन्होंने देखा है कि क्या असर हुआ हॉर्मुज़ पे, क्या, तो वो टोटली रूस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते इतने। उन्होंने ये भी देखा यूरोप का क्या हाल हुआ जब फिर लड़ाई हो गई रशिया यूक्रेन की, और यूरोप ने फिर एम्बार्गो लगाया, तो वो नहीं चाहते। दूसरा, फिर अगर वो करे तो फिर बहुत ही सस्ता दे, और भी सस्ता, जिस पे रशिया तैयार नहीं हो रहा। चीन कह रहा है कि बिल्कुल बहुत ही सस्ता कर दो इसको, तो उस पर भी नेगोशिएशन हो रही है कि प्राइसिंग पे, वो भी पूरी नहीं हो पा रही। तो थोड़ा पेचीदा मामला है। दोस्ती अपनी जगह है, धंधो अपनी जगह। सही बात है। तो कुल मिला के तो बात यही है कि चाहे भारत हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चीन हो या रूस हो, दोस्ती यारी अपनी जगह, लेकिन अपनी अपनी जनता के हित अपनी जगह। वो तो दोस्तियों में आप खटाई में नहीं डाल सकते। अब इतनी तो दोस्ती निभा दी, अब तो और कितनी निभाए चीन। लेकिन सर, भारत के साथ, अब ये पॉडकास्ट के अंत की तरफ बढ़ रहा हूँ, 1-2 सवाल है मेरे। भारत के साथ हम ये संकट लगातार देखते हैं कि वो कोई डिसीजन नहीं ले रहा है कि मैं किस तरफ हूँ, और या शायद यही भारत की ताकत है कि वो डिसीजन नहीं ले रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं सब यही कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे थे रशिया चाइना के मामले में ही कर रहा है कि एक एम्बिग्यूटी रखते हैं, चलो यूक्रेन के मामले में, या अमेरिका भी यही कर रहा है ताइवान के मामले में। तो भारत जो है वो रूसी तेल खरीदता है, भारत जो है वो क्वाड का हिस्सा भी है, भारत जो है वो ब्रिक्स में भी जाता है, भारत जो है वो कभी कभी खुल के तो नहीं लेकिन डी-डॉलराइजेशन की मुहिम में कंधे से कंधा मिलाता भी दिखता है, और अब वो अमेरिका के विदेश मंत्री को होस्ट भी कर रहा है। ये जो हर किसी की दावतों में जाना है और हर किसी के गम में शामिल होना है, ये पॉलिसी कब तक आखिर कामयाब रहेगी इस दुनिया में? ये ऑलरेडी पॉलिसी फेल हो चुकी है, सच बोलूँ तो आपको। मैं इस पॉलिसी का पहले से ही आलोचक था, क्योंकि देखिए, अगर आप दोनों तरफ से दूरी मेंटेन करके रखते हैं, वो पॉलिसी सस्टेनेबल थी नॉन अलाइनमेंट की। ये पॉलिसी कि आप दोनों के यार बने हुए हैं, दोनों को गले चिपटा रहे हैं, प्रॉब्लम ये कि वो दोनों तो लड़ रहे हैं और हर आदमी कह रहा है कि आप मेरी तरफ हो। जब आप कहते हो कि नहीं भाई मैं तेरा साथ नहीं दे सकता, मतलब आप सोच ही लीजिए ना कि आप दोनों के बीच में लड़ाई हो जाए और मैं आपसे कहूँ कि नहीं यार मैं तो साथ नहीं दे सकता, सॉरी, तो क्या फिर दोस्ती बचेगी? क्योंकि वो मामला आ ही गया। जब एक बार यूक्रेन की जंग शुरू हो गई, तब तक तो ये पॉलिसी ठीक चल रही थी, क्या यहाँ भी याराना है वहाँ भी याराना है। पर जब यूक्रेन की जंग शुरू हो गई तो रशिया ने कहा भाई हम तो तुम्हें 60% से ज़्यादा तुम्हारा डिफेंस इक्विपमेंट हमसे आता है, हमने तुम्हारा सोवियत यूनियन के दिनों से मदद की है,
और वाकई में की थी। उस ज़माने में तो बहुत सस्ता मिलता था हमें माल वहाँ से, जो रशिया के आने के बाद से कम हो गया। तो वो चाहते थे कि हम उनके कैंप में आके बैठ जाएं। हम कर नहीं सकते थे क्योंकि हमारे बहुत सारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं अमेरिका के साथ, यूरोप के साथ, तो टेक्नोलॉजी और बहुत सारी चीज़ें और एक्सपोर्ट्स और हमारे आईटी और ये सब, तो हम नहीं बैठ सकते थे। इसी तरह से अमेरिका भी चाहता था और यूरोप भी चाहता था कि हम उनकी तरफ आएँ, और वो मुठभेड़ बढ़ते रहे। वो दरार जो आई, वो हमने कोशिश करी उसको पैच कर लें थोड़ा, पर बातों से पैचिंग नहीं होती। लोग देख लेते हैं कि ये बातें अलग हैं और इंटरेस्ट अलग हैं और करतूत अलग हैं, लोग कर्म पे जाते हैं। तो आपके कर्म अलग दिख रहे थे, तो वो पॉलिसी हल्के हल्के ख़राब होती और हो रही थी। क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा, अगर आप दोनों की लड़ाई और मैं कहूँ कि भाई मैं किसी की भी तरफ नहीं हूँ, और मैं ऐसा भी नहीं हूँ कि मैं आपका यार बना हुआ हूँ, तो आप कबूल भी कर लोगे, वरना आपको एक धक्का सा लगेगा। उनको धक्का लगा, वो समझ रहे थे कि आप हमारे साथ आएंगे, तो ये पॉलिसी चल नहीं सकती थी। तो इवेंचुअली जो स्वीट मोमेंट था, एक और भी चीज़ थी कि वेस्ट भी ये सोच रहा था कि इंडिया बढ़ेगी, इंडिया की ताकत बढ़ेगी, इंडिया एक दिन चाइना की तरह बनेगा। वो उम्मीद अब चली गई है वेस्ट को कि हम इकोनॉमिकली और मिलिटरीली एक काउंटर वेट बन सकेंगे और एक बड़ा मार्केट ऑफर कर सकेंगे वेस्ट को। वो चलती रही 10, 15, 20 साल तक, वो उम्मीद चलती रही। मैं ये नहीं कह रहा कि इसी सरकार के अंडर, बट उससे पहले भी मनमोहन सिंह वाजपेयी के ज़माने में भी उस उम्मीद वेस्ट को थी। पर इंडिया का परफॉर्मेंस वो रहा नहीं। अब उसकी बहुत कॉम्प्लेक्स है कि क्यों नहीं रहा और क्या वजूहत थी, वो अलग से करेंगे, पर नहीं रही। तो वो एक अपेक्षा चली गई। ठीक। वरना तो ऐसा लग रहा था कि भाई इसके साथ दोस्ती बना के रखो, कल ये भी चीन बन सकता है। वो अपेक्षा चली गई। ऊपर से ये भी पता चल गया कि भाई ये हमारी तरफ नहीं बैठने वाला। पहले तो ये उम्मीद भी थी ना कि यार ये शायद पट जाएगी, ये पट जाएगी। जब पता चल गया कि ये पटेगी नहीं, तो उन्होंने कहा कि यार दूरी करो, तो या कट टू कट मारो। और फिर तीसरी बुरी बात ये हुई कि ऐसा ट्रांजैक्शनल आदमी आ गया जिसने पूरी दुनिया में ही रिश्ते बदल दिए। अमेरिका में ट्रंप आ गया। तो ये तीन का जो कॉम्बिनेशन हुआ, उसकी वजह से हम इस हालात में आ गए। तो हमारी जो पॉलिसी थी वो सस्टेनेबल ही नहीं थी। तो मेरे ख्याल से ख़त्म होने नहीं वाली, ख़त्म हो चुकी है वो पॉलिसी। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल, चूँकि हमने क्वाड पर शुरुआत की थी, क्वाड से ख़त्म करते हैं। आप बता चुके हैं पहले ही कि अमेरिका सीरियस नहीं है। आप बता चुके हैं कि इंडिया सिर्फ पोज कर रहा है। मुझे ये समझना और पूछना है, विदेश मंत्री तो ऑस्ट्रेलिया और जापान के भी आए हैं। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया है जिससे हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती यारी है, बढ़िया है सब कुछ, मतलब विदेश मंत्री का मेरा ख्याल है प्रधानमंत्री हैं जापान के। तो एक तो ऑस्ट्रेलिया है जिससे हमारी अच्छी खासी दोस्ती यारी है, उतनी अच्छी भी ना सही, लेकिन हमारी कभी दुश्मनी जैसी तो नहीं रही और हम सहयोग भी करते रहे उनका। दूसरी तरफ है जापान, उसके साथ तो हम बिल्कुल भाई जैसा संबंध मानते हैं और वो हमसे मानते हैं। तो जो जापान ऑस्ट्रेलिया जिन वजहों से क्वाड में जुड़े थे, भले ही अमेरिका थोड़ा सा छिटकता सा दिखता हो, लेकिन उनकी उम्मीदें जो इंडिया से हैं, और इंडिया जिसके लिए इंडो पैसिफिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेरिका के लिए रहे ना रहे, वो जापान और ऑस्ट्रेलिया को क्या ऑफर करेगा? क्या उसको किसी भी तरह से क्वाड से अलग जाके भी ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ कुछ और तरह से रिश्ते रखने चाहिए, क्योंकि इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट है कि इंडो पैसिफिक में हमारे मित्र रहें, और चीन माने ना माने प्रतिस्पर्धी है हमारा, तो जो उसके खिलाफ खड़े होंगे हमारे दोस्त हैं। बेशक आपने बात सही कही है कि हमें एक तरह से तो दोस्ती गहरी करनी चाहिए इन दोनों से, और इसीलिए नहीं कि ये चीन के मुखालिफ हैं, पर इनसे हमें फ़ायदा भी है। फॉर एग्जांपल जो काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी हमें कहीं और से नहीं मिल सकती, वो जापान से मिल सकती है। वो टेक्नोलॉजी, जापान बहुत एडवांस है टेक्नोलॉजी के मामले में, और ऑस्ट्रेलिया में हर तरह का मिनरल है, हर तरह की चीज़ है। पर प्रॉब्लम ये है कि उसमें दो तीन पेचीदगियाँ हैं। एक तो ये है कि हम उनको क्या ऑफ़र कर रहे हैं। अब हम अपना मार्केट नहीं खोल सकते इतनी आसानी से। वो ये चाहते हैं कि हम अपना मार्केट खोलें। एक ऑस्ट्रेलिया तो कम से कम यही चाहता है। दूसरा, क्या बेचेंगे वो हमें? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा। और बहुत सारी चीज़ें, उस पर सारी लड़ाई। और फिर हो सकता है मतलब और भी चीज़ें हो सकती हैं, गाड़ियाँ वाड़ियाँ भी हो सकती हैं। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि हमें हमेशा से ये डर लगता है कि कहीं हम किसी जंग में सक ना हो जाएं अंदर, हम कहीं हम खींच ना लिए जाएं किसी मुठभेड़ में। तो ये मुमकिन है कि भाई कहीं
कल कोई प्रॉब्लम हो, मिसाल के तौर पे हम तो एक्सरसाइज तो करते हैं उनके साथ, नेवल एक्सरसाइजेज ये वो, पर मिसाल के तौर पे अगर हम कोई वो साइन कर लें ट्रीटी और कल को कुछ मुठभेड़ हो जाए तो हम भी उसमें खिंच जाएंगे। तो ये भी डर लगा रहता है इंडिया को। तो और इन दोनों के इतने लैंड बॉर्डर नहीं है, हमारे ऊपर चीन ज़्यादा आसानी से दबाव बना सकता है। इनके पास तो अमेरिका के बेस भी हैं, तो चीन 2 बार सोचेगा हमला करने से पहले। हमारे वैसे ही ताल्लुक़ात कोई बहुत अच्छे नहीं हैं चीन के साथ, इतना बड़ा बॉर्डर है और हमारे और भी कंट्रीज़ के साथ प्रॉब्लम है। तो क्या हम वहाँ से निकाल के सिपाही वहाँ लगाएं? अब मिसाल के तौर पे जो ये लड़ाई हुई गलवान में, तो 50,000 सिपाही अभी तक लगे हुए हैं वहाँ पे। अब वो 50,000 कहाँ से निकले, ये भी तो कोई पूछे ना। उसी की वजह से ये सारी प्रॉब्लम शुरू हुई पाकिस्तान बॉर्डर पे और नॉर्थ ईस्ट में। वो निकाले हमने नॉर्थ ईस्ट से, वो हमने निकाले ये जम्मू के इलाके से। तो वहाँ पे कमी हो गई, वहाँ से फिर इन्फिल्ट्रेशन होने लग गया वहाँ से। तो जब आपके इतने सारे कमिटमेंट्स हैं तो क्या आप और प्रेशर बर्दाश्त कर सकते हैं? तो ये सब चीज़ें सोचने में बड़ा पेचीदा मामला है। इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स ये इंटरनेशनल रिलेशंस। इसलिए हम आप जैसे एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और मेरा ख्याल है कि क्वाड को लेकर तो बात हुई, लेकिन जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ें घटी जिस पर हम सबकी नज़र थी, और बहुत तेज़ी से हुआ सब कुछ। पहले हम ऐसा करते थे ना कि एक दौरा हुआ तो एक बात कर ली, लेकिन ये 2-3 दौरे जो एक साथ हुए तो फिर मूड बना कि इनको मिलाकर ज़रा एक बात हो जाए। हालांकि आज हमने बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी, आपने हिंट दिया कि कभी आगे खुलकर बात करेंगे, जिसमें एक बात तो रशिया चाइना की दुश्मनी दोस्ती वाली है, जिस पर हम एक बार विस्तृत चर्चा करेंगे कि दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत क्यों है। लेकिन आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं एक बार फिर कहूँगा, मोहसिन रज़ा साहब का चैनल है प्रॉफ के हिंदी। जो बात यहाँ नहीं हो पाई वो बात शायद ये वहाँ कर लें, तो वहाँ भी चक्कर लगा के आइएगा ज़रूर। शुक्रिया बहुत बहुत। आपके धैर्य के लिए भी धन्यवाद। कमेंट बॉक्स खुला है। जब इतना सब कुछ दुनिया में चल रहा हो तो आपके जहन में भी चल रहा होगा, उसमें से कुछ कमेंट बॉक्स में अगर लिख देंगे तो हम ज़रूर पढ़ेंगे। पढ़ाकू नेत्र वर्ल्ड अफेयर से जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।